नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। सीमा पर चीन के साथ गतिरोध के बीच भारत ने पबजी समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। भारत में जो ये गेम है वो सबसे पॉपुलर गेम्स में शामिल है। यहां करीब 5 करोड़ पबजी के यूजर्स हैं। सरकार की तरफ से इससे पहले भी 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया था, जिनमें लोकप्रिय ऐप टिकटॉक भी शामिल था। बाद में सरकार ने 47 और ऐप को बैन किया था। सरकार का दावा था कि ये सभी ऐप्स कुछ इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। और आज एक बार फिर से सरकार की तरफ से पबजी समेत 118 ऐप को बैन किया गया है। और 7 सितंबर से देश भर में शुरू होने जा रही मेट्रो सेवा को लेकर सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने इसकी जानकारी दी है। मास्क पहने हुए बिना लक्षण वाले यात्री ही यात्रा करेंगे। थर्मल स्कैनिंग होगी। स्मार्टफोन है तो आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है वहां मेट्रो नहीं रुकेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ स्टेशन नहीं खोले जाएंगे। यात्री कम से कम सामान के साथ यात्रा करेंगे। और महाराष्ट्र ने अक्टूबर से मेट्रो सेवा शुरू करना तय किया है। और अब आइए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, जिसकी जांच कर रही सीबीआई और ईडी टीम के हाथ अभी तक खाली हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सफलता मिली है। उनके हाथ कुछ ऐसे लोग चढ़े हैं जो बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। बांद्रा में रहने वाला जैद बिलात्रा जैद के जरिए एनसीबी बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंचने की कोशिश में है और उसे सफलता भी मिलती दिख रही है। जैद से पूछताछ में एनसीबी को बासित परिहार का पता चला है। एनसीबी को जैद के पास से 10 लाख भारतीय रुपयों के साथ विदेशी करेंसी भी मिली है, लेकिन जो सबसे अहम है वो बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा का नाम। दोनों के शोविक से चैट मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ड्रग्स लेने और उसे इस्तेमाल करने को लेकर शोविक इनके संपर्क में था। इतना ही नहीं, 17 मार्च 2020 को शोविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद का मोबाइल नंबर भेजा और 5 ग्राम ड्रग्स के 10,000 रुपए देने को कहा था। उसके बाद सैमुअल मिरांडा ने पहली बार जैद से संपर्क किया था। सैमुअल ने बासित का हवाला देकर 3 बार जैद को फोन किया था। जैद ने पूछताछ में बताया कि उसने 10,000 रुपए लेकर 5 ग्राम ड्रग्स 2 लोगों को सौंप दिया था। एनसीबी का तो यहाँ तक दावा है कि 17 मार्च 2020 को जैद और सैमुअल मिरांडा दोनों का लोकेशन एक था। एनसीबी की माने तो बासित परिहार ही वो कड़ी है जिसके जरिए वो रिया के भाई शौविक तक पहुंच सकती है। एनसीबी बहुत जल्दी ही शौविक को तलब करने वाली है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने रिया चक्रवर्ती का फोन जब्त कर जब उसमें से डिलीट चैट रिट्रीव करवाया तो ड्रग्स एंगल के राज खुले, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी मैदान में आ गई और अब बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट का राज उजागर होना शुरू हो गया है। एनसीबी ने सबसे पहले करण और अब्बास को गिरफ्तार किया। दोनों ही पार्टी ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ के बाद जैद का नाम सामने आया और उसके बाद और भी कुछ नाम। एनसीबी अब इन सब के जरिए बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट और सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी और मौत की अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अब लॉकडाउन और बाढ़ की मार झेल रहे बनारस के नाविकों के लिए वो आगे आए हैं। उनकी मदद उन्होंने की है। 350 नाविकों के परिवारों को उन्होंने अनाज बांटा है, लेकिन ये बीजेपी के लोगों को नागवार गुजर गया। उन्होंने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि खुद अनाज बांटकर उनका जवाब दिया। दशाश्वमेध घाट पर बैठे इन नाविकों के बीच चर्चे का मुद्दा सोनू सूद है। सोनू सूद ने होप संस्था के ट्वीट पर इन लोगों के लिए राशन भिजवा दिया। तो हम लोगों ने सीधे सोनू सूद सर को ट्वीट किया। मुझे लगा कि इतना सोनू सूद सर इतना सबको सहयोग कर रहे हैं, इन नागरिकों का भी भला हो जाएगा। तो यही उम्मीद के साथ ट्वीट किया। सोनू सूद सर का तुरंत रिप्लाई आया कि शाम तक राशन पहुंच जाएगा। तो हमारे पास राशन आ चुका है। 350 राशन किट जो डिमांड किए थे आ चुका है। हम लोगों ने अभी आज दशाश्वमेध घाट के राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया है उनकी कॉलोनी में आके। पूरे लॉकडाउन के दरमियान इनकी नावें घाट से बंधी रहीं। जब लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली तो बाढ़ ने नाव की रस्सी को खुलने नहीं दिया। रोजी रोटी पर गंभीर संकट की बात को होप संस्था ने सोनू सूद तक पहुंचाया। संस्था की भेजी लिस्ट के मुताबिक
सोनू सूद ने अनाज मुहैया कराया, जो मंगलवार को बांटा गया। इससे हमारे यहाँ दिक्कत बहुत थी। इस समय सबसे ज़्यादा खाने की समस्या थी, जिससे इस समय सोनू सूद सर जी हमारे लिए परिस्थिति बन कर आए हैं, रियल हीरो के जैसे। ये खबर अखबारों में प्रमुखता से छपने के बाद बीजेपी के लोग हरकत में आ गए और फौरन इसके विरोध में न सिर्फ ट्वीट किया, बल्कि नाविकों के बीच अनाज बांटने पहुंच गए। सामग्री अनाज मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। किसी भी अफवाह में नहीं आने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, योगी जी ने आप लोगों को दुख सुख में हमेशा शामिल रहे। किसी के सेवा भावना पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, तो उसका कोई विरोध है। ये जो इस तरह से काशी का एक उपहास उन्होंने किया, 4,500 से करीब अधिक परिवार हैं नाविक और मल्लाह, जो गंगा के असली गंगा पुत्र कहे जाते हैं, और हमेशा उनको अपने श्रम पर, अपने महत्ता पर, अपने परिश्रम पर गर्व होता है। वो कभी भूखे नहीं सोते। और काशी में तो ये परंपरा रही है, काशी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा पड़ोसी भूखा सो जाए और हम चैन से सो जाएं। यह परंपरा नहीं रही है। काशी में हमेशा लोगों ने एक दूसरे को का ध्यान दिया, उनकी चिंता की है कि यह काशी के लोगों का अपमान उन्होंने किया है, काशी की परंपरा की खिल्ली उड़ाई है, काशी की संस्कृति पर प्रहार किया है कि हम मुंबई से कोई आदमी आकर के यहाँ के लोगों को भोजन दे रहा है। बीजेपी के लोग पूरे लाव लश्कर के साथ अनाज बांटने पहुंचे थे, क्योंकि पीएम के संसदीय क्षेत्र में सोनू सूद की पहल उन्हें एक बड़ी चोट की तरह लग रही थी। बनारस में तकरीबन 50,000 माझी परिवार है, जो घाट के किनारे रहते हैं और दशकों से बनारस की राजनीति में दखल भी रखते हैं। दोनों की मदद को लेकर सोनू सूद सुर्खियों में आए। इस समय भी देश के कई जगहों पर वो लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर उन्हें पहली बार इस तरह की कंट्रोवर्सी को देखना पड़ा होगा। साफ है कि इस मदद से किसी को राजनीतिक चोट पहुंची होगी, तभी तो इस मदद में राजनीति हो रही है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन का असर किस तरह से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और पड़ा है, अब आइए उसकी बात करते हैं। फरीदाबाद में ट्रक, कार और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाने वाली छोटी से बड़ी करीब 5,000 फैक्ट्रियां हैं, जहां 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इस साल का अनुमान है कि जो काम है वो 20 से 25% तक कम हुआ है। फरीदाबाद में इस तरह की 5,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों में मोटरसाइकिल से लेकर ट्रेन, कलपुर्जे तैयार होते हैं। इनमें 2 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। साकेत भाटिया का परिवार बाइक और कार के कलपुर्जे बनाने के काम में बीते 30 साल से है, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की हालत अच्छी नहीं थी। अब CII के आंकड़े और ज्यादा चिंता दे रहे हैं। पूरे साल भर में उम्मीद करते हैं कि शायद 20 से 25% का डिक्लाइन ऑटोमोटिव में रहेगा पिछले साल के मुकाबले। नहीं, इससे जो मेजर आप पे इम्पैक्ट आता है सबसे ज़्यादा, वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है आपका। और आपने जैसे 2 महीने का आपका रेवेन्यूज़ नीचे चले गए, आपके 2 महीने के प्रॉफिट्स सबके कॉर्पोरेट के इफेक्ट होंगे। तो ये सब जो 20-25% रहेगी, ये कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी को नीचे लाता है, वो जॉब क्रिएशन को नीचे लाता है। साकेत भाटिया के अनुमान की तस्दीक करने के लिए हमने देश भर की नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जुटाया, तो हालात चिंताजनक लग रहे हैं। इस साल मार्च में जहां 23 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हुईं, वहीं अप्रैल में महज 3.5 लाख, मई में 2 लाख और जून में 10 लाख गाड़ियां ही रजिस्टर्ड हुईं। साकेत भाटिया और ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं कि फरीदाबाद के ऑटो उद्योग में काम करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियों पर खतरा है। फरीदाबाद में मजदूरों को निकालने के विरोध में महीने भर तक धरना देने वाले फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा बताते हैं कि आज की मुख्य समस्या बेरोजगारी है। मदर यूनिटों का पलायन नहीं रुकेगा, यहाँ से बाहर जाना नहीं रुकेगा और नई मदर यूनिट हमारे शहर में नहीं आएगी। हमारा शहर बहुत नीचे की तरफ जा रहा है और आगे और नीचे जाएगा और लॉकडाउन से बहुत बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई। फरीदाबाद में छोटे बड़े 25,000 उद्योगों में 5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और यहां से औसतन 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व
सरकार को मिलता है। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट BR भाटिया बताते हैं कि सरकार को बिजली के फिक्स चार्जेस कम करने के साथ ही ऑटो सेक्टर के कलपुर्जे पर GST भी कम करनी चाहिए। जैसे पावर कनेक्शन है, हमारे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनका एक पावर का एक मिनिमम बिल आता है कि आप पावर चलाइए नहीं चलाइए इतना तो देना पड़ेगा। अब नहीं इतना देना पड़ेगा, वो तो बिल्कुल वारा खाता है, देता है, लोग देते हैं अगर वो यूज नहीं करते तो। लेकिन जब बंद हो गया, इंडस्ट्री को सब जगह बंद करा दिया, ये फोर्स मेजर था कि बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। जब बंद कर दिया तो हमारी एक सरकार से डिमांड थी कि ये पावर का फिर वो भी बंद करिए, आप वो चार्जेस जो आप मिनिमम ले रहे हैं वो भी मत लीजिए। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी बुरी तरह लड़खड़ा रहा है और अकेले ट्रक व्यवसाय से जुड़े 40 लाख लोगों के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। लॉकडाउन ने पूरी दुनिया भर के व्यवसाय को घुटने पर ला दिया है। इससे बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में भारत का नाम भी शुमार है। इसी के चलते भारत को एक बड़े प्लान और ईमानदार कोशिश की जरूरत है, तभी व्यवसाय और उससे जुड़े रोजगार को बचाया जा सकता है। फरीदाबाद से अजीत और सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। मुंबई शहर में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों में 50% तक की कमी बताई जा रही है। लेकिन जानकार और समाजसेवी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई अपराध कम हुआ है या फिर पुलिस थाने में इसकी रिपोर्टिंग कम हुई है। इधर धारावी की 4 बच्चियों ने यौन शोषण पर एक फिल्म बनाई है जो कि ऑनलाइन रिलीज हो रही है और चर्चा में है। आइटम जा रही है। ओए बेबी, क्या हुआ? क्या माल लग रही है? उसको इग्नोर कर। बोला ना एक बार इग्नोर करो। इन्हें रोके नहीं, इनका साथ दें। 16 से 17 साल की धारावी की इन 4 बच्चियों ने लॉकडाउन में खुद अपने घरों में शूट कर ये फिल्म बनाई है। रेड बलून और स्नेहा जैसी संस्थाओं के सहयोग से यौन उत्पीड़न का दर्द अपनी फिल्म में समझाया है। इग्नोर करने से हमारे आत्मविश्वास और भविष्य पर बुरा असर पड़ता है और गलत बोलने और करने वालों को बढ़ावा मिलता है। हमारी फ्रेंड्स है या नेबर्स है या कॉलेजेस में है तो उन लोग के साथ हुआ है, तो उससे हम लोग थोड़ा इंस्पायर होके तो हम लोग ने ऐसे मतलब उनके साथ उन्होंने हमारे साथ मिलके ये किया। मुंबई के आंकड़े कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले लॉकडाउन में महिलाओं पर होने वाले गंभीर अपराध में करीब 50% की कमी आई है। लेकिन जानकार मानते हैं कि शायद हकीकत कुछ और ही है। महिलाओं के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। यह सिर्फ न कि NCW का कहना है बल्कि पुलिस के हवाले से भी पता चलता है। ये साफ दिखाता है कि महिलाएं अपने घरों में प्रताड़ित की जा रही हैं, लेकिन वो पुलिस को फोन नहीं कर पा रही हैं, या तो इसलिए क्योंकि जो अब्यूजर है वो उनके सामने है तो वो फोन करने में डर रही हैं, और साथ ही साथ पुलिस चूंकि और अपने एसेंशियल ड्यूटीज में बिजी है इसलिए पुलिस उनको एंटरटेन भी नहीं कर रही है। कई क्लाइंट्स का मेरे पास फोन आया कि वो पुलिस स्टेशन जाने की हालत में नहीं थी लॉकडाउन में क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं थे। जिस वक्त में पुलिस खुद कोरोना से जंग लड़ रही है, उस समय में रमा जैसी कई समाज सेविकाएं महिलाओं की आवाज बनी हुई हैं। बताती हैं कि लॉकडाउन में बच्चियों के साथ यौन हिंसा की कई परेशान करने वाली शिकायतें उन तक पहुंची हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के भी केसेस हमने देखे हैं जो पॉक्सो के अंदर हमें लाना पड़ा है, क्योंकि 18 साल के नीचे की जो बच्चियां हैं उनके साथ यौन हिंसा की वजह से ये प्रेगनेंसी में रूपांतरित हुआ है। लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग शायद सवाल उठा सकते हैं कि बाहर जाने का तो मौका था ही नहीं, तो फिर सड़क पर छेड़छाड़ कैसे हो सकती है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, आंकड़े भी अगर आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि यौन हिंसा जो बच्चियों पर, किशोरियों पर या बच्चों पर होता है, सबसे अधिक हिंसा करने वाले जो लोग हैं वो उनके करीबी लोग होते हैं। इस कोरोना काल में महिलाओं के खिलाफ अपराध महिलाओं के लिए और भी गंभीर हालात बयां करते हैं। इस पुरानी बीमारी से लड़ना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए। जो पढ़ लिखकर कल तक होटलों में नौकरी कर रहे थे, आज दिहाड़ी मजदूर हैं। लॉकडाउन में रोजी रोटी के लिए आधी कमाई पर काम करना मजबूरी हो गई है। देखिए रिपोर्ट।
तिरुवनंतपुरम का 24 साल का विनीत होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, लेकिन कोरोना की वजह से होटल इंडस्ट्री का आजकल जो हाल है उसे दिहाड़ी मजदूर बनना पड़ा है। केरल के सैलानी शहर मुन्नार में होटल की नौकरी जाने के बाद वो पेड़ काटने का काम कर रहा है। इस काम के उसे 900 रुपए रोज मिलते हैं। काम महीने में 10 दिन भी मिल जाए तो बड़ी बात है। ഗസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടത്, പിന്നെ നിവൃത്തിയോടുകൊണ്ട് ഇതിലോട്ട് വരികയായിരുന്നു। लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ഇവിടെ എന്നും ജോലിയില്ല, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളൂ। उसका दोस्त 34 साल का रंजीत भी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। वो इस वक्त तकरीबन 10,000 रुपए महीने कमा रहा है। टूरिस्ट पैकेज ड्राइवर की नौकरी से आधा, जहां उसे 20,000 रुपए मिलते थे। मेरे साथ के 12 ड्राइवरों की नौकरी चली गई है। मेरी कंपनी में तकरीबन 20 लोगों का स्टाफ था। सबके लिए बड़ा मुश्किल समय है। ടൂറിസം അവിടെ ഓഫീസിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ केरला में टूरिज्म स्टेट के जीडीपी का करीब 10% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम नुकसान देखें फिलहाल टूरिज्म सेक्टर में करीब 25,000 करोड़ के आसपास है, और इस नुकसान से डायरेक्टली रिलेटेड है रोज़मर्रा की जिंदगियां। कैमरा पर्सन एसपी बाबू के साथ स्नेहा कोशी, एनडीटीवी के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।